नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से बीईओ, यूपी पीसीएस, आरओ और लोअर पीसीएस इन सभी के लिए हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। इस टेस्ट सीरीज से आप लोग ज़रूर जुड़िए। इसमें आज के इस पहले टेस्ट में हम आपको 40 क्वेश्चंस करवा रहे हैं और इन 40 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अपने मन से देने का प्रयास करिएगा और आपका कितना सही हुआ ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे अब हमारे चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिलने लगेगा, तो उसी के क्रम में आज से शुरुआत हो गई है। 1 अगस्त से आपको दैनिक रोजगार समाचार भी मिलेगा डेली। इसके अलावा 1 अगस्त से आपको करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको मिलने लगेगा, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में, आरओ में, बीईओ में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें ए और आर दोनों सही है, यानी असर्शन और रीजन। असर्शन का मतलब कथन होता है और रीजन का मतलब कारण होता है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। मतलब हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, इसीलिए हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। ओके, तो यानी इसका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जल में एक वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार ये परीक्षा में आ चुका है। देखिए, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उसके जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब कोई भी ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। जब बर्फ पिघलकर पानी का रूप लेती है तो उसका आयतन घटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटेगा। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, एंटमोलॉजी ये जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कीट पतंगों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जबकि इथियोलॉजी के अंतर्गत जानवरों के व्यवहार का अंतर किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, यानी जो आश्रित जीव हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और मेलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का संघ का, हम मोलस्का का अध्ययन करते हैं। मोलस्का भी एक प्रकार का जीव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका रासायनिक नाम दिया गया है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, विटामिन B1 रेटिनाल, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। यहाँ पर देखिए, विटामिन जो B1 है वो रेटिनाल नहीं होता है, गलत है। विटामिन B1 थायमीन होता है। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी सही होगा। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, ये सही सुमेलित है। जबकि बाकी जो शेष है उसका देख लिए, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि जो कैल्सीफेराल है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ओके, अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियंत्रण यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। पहला है रोग प्रतिरोध, दूसरा है वृद्धिवर्धन, तीसरा है जंतु क्लोनिंग और चौथा है मानव क्लोनिंग।
उपर्युक्त में जो कुछ सफलता के साथ परीक्षण किए गए हैं उनको वो कौन कौन से हैं, नीचे कोड दिए गए हैं, आप उनका आंसर उसका चुनाव करके आंसर दीजिए। देखिए, आनुवांशिक अभियंत्रण में रोग प्रतिरोध, जंतु क्लोनिंग और वृद्धिवर्धन के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, यानी 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी सही होगा 1, 2 और 3। अगर हम बात करें जंतु क्लोनिंग के द्वारा तो डॉली नामक एक मेमना पैदा किया गया था। और मानव क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें अभी यूएसए में अनुसंधान इस पर रिसर्च हो रहा है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही भयावह होगी फ्यूचर में। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिकी गवर्नमेंट ने उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। ओके, अगला है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, फोर्ट्रॉन। इसका ऑप्शन सी सही होगा, फोर्ट्रॉन, जिसको फुल फॉर्म में फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ये एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है जिसका प्रयोग जटिल गणितीय गणनाओं को कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का विकास अगर हम बात करें तो IBM कंपनी द्वारा किया गया है। यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज इसको कहा जाता है। अगला है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है। देखिए, भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का ज्ञान अरिकामेडू, ऑप्शन डी सही होगा, अरिकामेडू की खुदाई से प्राप्त होता है। अरिकामेडू वर्तमान में पौंडीचेरी है, ठीक है। इस पुरास्थल की जब खुदाई हुई थी तो इससे रत्न, मनके, बर्तन आदि बहुत सारे सामान प्राप्त हुए थे, और इसमें खासकर रोमन सम्राट एक आगस्टस का चित्र बना मनका भी प्राप्त हुआ है, जो भारत और रोम के व्यापारिक संबंधों का चित्रण करता है। ओके, अगला है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक शैलकृत चैत्यगृह महाराष्ट्र में लोनावला के निकट कार्ले में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। ओके, अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, यानी राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ओके, और इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये एक शिव मंदिर है। अगला है, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। देखिए, सूफी संत शाह मोहम्मद गौश, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। अगर हम बात करें शाह मोहम्मद गौश की तो ये सत्तारी सिलसिले के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। मुग़ल बादशाह हुमायूं और तानसेन से इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, और इन्होंने ही कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। अगला है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में एक हस्त कुठार यानी हाथ की बनी कुल्हाड़ी की खोज की थी। इनको भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है। अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और देखिए, इसी युद्ध को ऐसा माना जाता है कि इसी के युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना वास्तविक रूप से हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है। देखिए, दक्षिणेश्वर ये रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। रामकृष्ण परमहंस कौन थे। रामकृष्ण परमहंस ये पश्चिम बंगाल के निवासी थे, और इनको दक्षिणेश्वर काली मंदिर का एक मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भी माने जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं की याद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। देखिए, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में गुजरात के
अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी सही होगा, 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इसको अक्सर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, इसको चाहे सीधी कहें या प्रत्यक्ष कहें, दोनों एक ही हैं। ठीक है। मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, इसका मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा और अराजकता फैलाना था। अगला है, अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि इसमें क्या सही होगा। ब्रिटानिया सरकार यानी इंग्लिश सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप की घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे, यानी जो क्रिप्स मिशन था, उसमें क्या क्या सम्मिलित था? क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी घोषणाएं सम्मिलित थीं? चारों आप पढ़िए और चारों के नीचे जो कूट दिया गया है उसको देखकर बताइए। आप लोग पढ़िए, तब तक मैं आपको एक सूचना बता दूं। देखिए, अगर आप लोग सीरियस रूप से बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप तो अभी तक इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि हम किससे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, तो उसका सलूशन मेरे चैनल पर हमेशा प्रोवाइड किया जाता रहा है, उसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया है। जीएस यानी पूरा सामान्य अध्ययन, पूरा हिंदी और पूरा करंट अफेयर्स अपडेटेड, सबकी टोटल कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, अच्छी राइटिंग में पूरा सिलेबस कवर हुआ, कुछ भी मिस नहीं है, वो आपको मिल रही है हमारे चैनल पर। उसको अगर आपको लेना है तो आप लोग 9451900992, ये एक मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये टेलीग्राम नंबर भी है, इस पर आप लोग संपर्क करिए वहाँ पर। और अगर दोनों में नहीं मिलता है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में इस पर, और एक सैंपल नोट्स दिखाया जाएगा। अगर आप लोगों को नोट्स पसंद आता है तो उसको देखकर, कुछ बहुत ही न्यूनतम शुल्क मैंने रखा है, उसको लेकर आप लोग उस पर पीडीएफ को जल्द से जल्द लेकर एक बार अगर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो नहीं क्वालिफाई होगा। ठीक है, सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोअर पीसीएस प्री में उस नोट्स को लगभग जितने लोगों ने लिया है उसमें 90% लोगों का सिलेक्शन मेंस में हुआ है, सिर्फ वही पढ़कर, ऐसा उन्होंने खुद मुझे बताया है। ओके, चलिए, इस प्रश्न को अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको आंसर भी अपने सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी चारों इसमें सही हैं। जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें भारत को एक डोमिनियन स्थिति दे जाने की बात कही गई थी, बिल्कुल सही है। उसमें कहा गया कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर जाने का निर्णय खुद ब खुद ले सकता है। और उसमें यह भी कहा गया कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, यानी चारों बातें उसमें कही गई थी, चारों सही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। देखिए, इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कथन तो सही है लेकिन कारण नहीं सही है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन उसमें जो गांधी जी का उद्देश्य था वो सरकार से उन्होंने नमक पर जो कर लगा था उस पर जो सरकारी एकाधिकार था उसकी समाप्ति की मांग की थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की बात गांधी जी ने की थी। तो यानी कथन तो सही है लेकिन कारण नहीं सही है। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए कथन कारण, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए दोनों कथन और उसके बाद बताइए कि इसमें ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आप बताइए। देखिए, अगर हम बात करें, पहले हम इस दोनों कथन और कारण को समझते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता
होनी चाहिए। ओके, ये तो क्लियर है। और अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की गई है। अगर इसमें देखें तो ऑप्शन डी जो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये एक मूल अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक तत्व। ओके, बाकी मद्य निषेध अनुच्छेद 47, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 और पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A में सम्मिलित हैं। ये सब नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। अनुच्छेद 323 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपे, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या है? देखिए, संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता से प्राप्त करती है। ठीक है, और जो संसदीय प्रणाली है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो संसदीय सरकार विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति थे रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। इसी को सरकारीय आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर किससे संबंधित है? बुल एंड बियर को हिंदी में तेजड़िया और मंदड़िया कहते हैं। ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है, स्टॉक मार्केट के एक शब्द है। अगर हम इसको समझें तो यदि कोई व्यक्ति स्टॉक की अपनी कीमत बढ़ाना चाहता है तो इसको तेजड़िया कहते हैं, यानी बुल कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति स्टॉक की कीमत गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है तो उसको मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, अगला है, आय की असमानता किसके द्वारा मापी जा सकती है? आय की असमानता को मापने का जो वक्र है, जो कर्व है, उसको लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या प्रभाव है? घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव स्फीतिक होता है। ऑप्शन ए सही होगा, स्फीतिक। ओके, अगला प्रश्न है, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो कहाँ पर अध्ययन किया गया? देखिए, लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन मैक्सिको में किया गया। ऑप्शन ए सही होगा, मैक्सिको में रॉबर्ट रेडफील्ड ने 1941 में किया था। अगला है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए सही होगा, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला है, निम्न में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? भूमसेन देवता की पूजा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है जिसको बुक्सा या बोक्सा के नाम से जाना जाता है, वो करती है। ओके, अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए और बताइए। ब्लैक होल से संबंधित है जिसको हिंदी में कृष्ण छिद्र के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कथन, कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो देखिए, बिल्कुल ही दोनों सही हैं। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व पिंड है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जाता। ठीक है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रबल होने के कारण ही वह प्रकाश को भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता और प्रकाश भी वहीं पर रहता है।
इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? आसान सा प्रश्न है ये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है। अगर हम बात करें भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान बनाता है, लगभग 106 किलोमीटर। अगला है फॉन एक स्थानीय पवन है। फॉन एक स्थानीय पवन कहाँ की है? देखिए, फॉन स्विट्जरलैंड में बहने वाली एक स्थानीय पवन है। यह स्विट्जरलैंड में स्थित आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे बहने वाली एक गर्म पवन है, गर्म हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड पर ही पड़ता है और इसके प्रभाव से ही स्विट्जरलैंड में बर्फ़ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसी के प्रभाव से इटली, स्विट्जरलैंड इत्यादि में अंगूर जल्दी पक जाते हैं। ओके। अगला है सारगैसो समुद्र की क्या विशेषता है? सारगैसो समुद्र, पहली बात तो यह एक ऐसा समुद्र है जिसकी तटरेखा नहीं है, क्योंकि ये महासागर के बीच में स्थित है। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता ये है कि इसमें एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है जिसको प्लांटक नाम से जाना जाता है या प्लैंटक नाम से जाना जाता है। और इसी वनस्पतियों को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और वहाँ पर जो मछुआरे होते हैं वो मछली को पकड़ते हैं, इसीलिए इसको मछली उत्पादन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मेघालय का पठार भाग है किसका? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का भाग मेघालय का पठार है, जो कि पूर्व में खिसक गया था। अगला है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यहीं से मानसरोवर यात्रा जाती है। अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांधों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ किस प्रदेश में वो स्थित है वो दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, फरक्का बांध अगर हम बात करें तो फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही। घाट प्रभा बांध अगर हम बात करें तो घाट प्रभा कर्नाटक में है, यानी बी का 4 सही होगा। ए का 1, बी का 4 दोनों मान लो सही है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सी का 2 और काकरा पार गुजरात में है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नेशनल हाईवे 4 गुजरता है और ये बेंगलुरु चेन्नई तक जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन 40 प्रश्न आपके तैयार भी हो रहे हैं, तो कितना स्कोर हुआ आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।